Hello and welcome back to the Samarth Academy. Today's topic is e-way bill procedure and its applicability. अब ये e-way bill क्या है, GST से इसका क्या लिंक है, e-way bill का कंप्लीट प्रोसेस साइकिल है क्या, किसे किसे e-way bill प्रोसेस फॉलो करना होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. कुछ थियोरेटिकल बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हम इस टॉपिक को पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो क्या क्या चीजें कवर करेंगे हम लोग. इंट्रोडक्शन ऑफ ई-वे बिल होता क्या है, EWB दैट इज ई-वे बिल का नेगेटिव लिस्ट क्या है, मैंडेटरी कहाँ पर है, प्रोसीजर क्या है, और अपना रजिस्ट्रेशन करने के तरीके क्या क्या हैं. दैट इज अगर आप ई-वे बिल जनरेट नहीं करेंगे तो उस केस में पेनल्टी क्या है, उस केस में आपका प्रोडक्ट कैसे सीज हो सकता है, डिटेंशन कैसे किया जाएगा, एंड उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं वो अप्लीकेबल है. तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज ई-वे बिल, मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं. पहले भी जब प्रोडक्ट दैट इज जीएसटी के पहले जब जीएसटी नहीं हुआ करता था तो प्रोडक्ट यानी कि गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट करते थे. तो उस केस में क्या होता था, चेक बॉर्डर होते थे, एक स्टेट के दूसरे स्टेट में बॉर्डर होते थे जहां पे प्रोडक्ट की चेकिंग की जाती थी कि प्रॉपर विथ इनवॉइस के साथ, विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जहां पे हम लोग उसको अलग अलग दैट इज का अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसको बिल को नाम से आते थे. तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन थे, अलग अलग स्टेट का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता था और वहां पे अलग अलग फॉर्म्स होते थे. तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स क्या हुआ, प्रॉब्लम जब एक ट्रक को, एक व्हीकल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो और उस दूसरे स्टेट पहुंचने के लिए तीसरे स्टेट को क्रॉस करना हो, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते थे. तो जब जीएसटी को लॉन्च किया गया विद द एम ऑफ वन नेशन वन टैक्स, तो यहाँ पे भी ई-वे बिल के कॉन्सेप्ट को भी पहले ये वे बिल हुआ करता था, जैसे महाराष्ट्र में वे बिल हुआ करता था. अब ये ई-वे बिल के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया विथ मैकेनिज्म की जीएसटी के साथ में कि जब जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है तो फिर प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म्स क्यों, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों. तो इसीलिए द पर्पस ऑफ गुड्स मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट आया ई-वे बिल मैनेजमेंट. आप ये समझो सिंपल लैंग्वेज में, आप बिजनेस हाउस हो, यानी कि आप गुड्स में डीलर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप गुड्स में डील करते हो इन एनी फॉर्म, और आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सेल होता है या फिर मूवमेंट होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर होता है. सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ गुड्स. मूवमेंट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहा है. अब वो जा रहा है तो क्यों जा रहा है, हो सकता है सेल हुआ रहेगा, हो सकता है प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, हो सकता है उसका सेल्स रिटर्न होगा, या फिर जॉब वर्क के लिए जा रहा होगा, ब्रांच ट्रांसफर होगा, एनीथिंग. यानी कि जब प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल और परचेज, तो उस केसेस में डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज प्रोडक्ट का टैक्सेबल वैल्यू या फिर इनवॉइस वैल्यू, और उसका लिमिट, दैट इज लिमिट इन टर्म्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू प्लस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, उसके हिसाब से प्रोडक्ट के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आपको वे बिल यानी कि ई-वे बिल डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है. तो इसका मतलब सिंपल भाषा में हम ये समझे कि प्रोडक्ट को मूवमेंट करने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपके पास, या फिर जो ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है प्रोडक्ट को, उसके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कहलाता है ई-वे बिल. ये फिलअप कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे. सो आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज ई-वे बिल. ई-वे बिल इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और प्रूफ फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स. व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड, ई-वे बिल रिक्वायर्ड क्यों होता है. मैंने बताया कि ई-वे बिल जब मूवमेंट होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो मैंने बात किया मूवमेंट में क्या हो सकता है कि मैं एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहा हूं. यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, यहाँ पे गुड्स एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री ट्रांसफर हो रहा है.
वो इंटरस्टेट भी हो सकता है, वो इंट्रास्टेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो देयर आर सर्टेन केसेस, किस किस केस में अपने को ई वे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन रिलेशन टू सप्लाई, आपका प्रोडक्ट सप्लाई और नॉर्मल सप्लाई, जैसे कि आपने सेल किया, आपने ब्रांच ट्रांसफर किया, आपने अदर थिंग्स के लिए ट्रांसफर किया, या फिर आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन शिफ्ट किया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, बिटवीन सेलर एंड बायर, सेलर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो ये एक नॉर्मल रिलेशन है सप्लाई का। एंड अदर देन दैट, जैसे कि जॉब वर्क के लिए प्रोडक्ट सप्लाई किया, लाइन सेल यानी कि एजेंट को आपने सप्लाई किया, सेल्स रिटर्न, पर्सनल यूज, रिसेप्शन नॉन नोन, स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, एग्जीबिशन, फेयर, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट जहां पे उस केस में अपना प्रोडक्ट कहीं पे यूज करने के लिए देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे क्या मूवमेंट सप्लाई का नहीं हो रहा है, सप्लाई इन द सेंस यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहा है, तो भी आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप ये मत समझना कि प्रोडक्ट मैंने सेल परचेज किया उसी के केस में ही सिर्फ मुझे ई वे बिल जनरेट करना होगा, नहीं, ऐसे केसेस में नहीं। उस केस में ई वे बिल जनरेट कहाँ, जहां पे आपका प्रोडक्ट मूवमेंट होता है, चाहे वो रिलेटेड टू सेल्स परचेस हो या फिर रिलेटेड टू ब्रांच ट्रांसफर, सिंपल लैंग्वेज में ये मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो ई वे बिल जरूर होगा। स्टार मार्क दैट इज वो इनवॉइस की वैल्यू प्लस लिमिट के हिसाब से, लिमिट यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से, वो एक क्राइटेरिया है जहां पे हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है जिसके अंडर अगर रहेगा तो हमें ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और उसका प्रोसेस भी हम मोटे मोटे तौर पे देखेंगे कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सी ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो एक केस ऐसा हो सकता है, मैं एक सिंपल केस स्टडी के तौर पे समझे। केस स्टडी यानी कि मान लो आपको प्रोडक्ट सेल करना है, सेल यानी कि सप्लायर को प्रोडक्ट सेल करना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अभी आप प्रोडक्ट की लिमिट भूल जाओ और आप डिस्टेंस किलोमीटर में भूल जाओ टाइमिंग के लिए, अब प्रोडक्ट सेल करना है तो एक होता है पार्टी सेलर, एक होता है पार्टी बायर। तो वो जो सेलर है जब भी प्रोडक्ट अपने गोडाउन से या फिर अपने लोकेशन से डिस्पैच करेगा फॉर बायर के लिए, एट द टाइम ही हैज टू जनरेट टैक्स इनवॉइस या फिर डिलीवरी नोट, अलोंग विद दैट ही हैज टू जनरेट ई वे बिल यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो एक तो रहेगा इनवॉइस, डिलीवरी चालान या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स का नॉर्मल इनवॉइस जो सप्लायर रेज करेगा, अलोंग विद दैट उसको ई वे बिल भी देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ई वे बिल रेज कौन करता है, बेसिकली आप ऐसे समझो मोटे मोटे तौर पे ई वे बिल में जो होते हैं वो टोटल 3 पार्टी होते हैं। एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसीवर दैट इज सप्लायर ऑफ गुड्स, रिसीवर ऑफ गुड्स, एंड एक होता है ट्रांसपोर्टर। ये 3 पार्टी ई वे बिल के केस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये समझो कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, आपके बिजनेस कोई ऐसी चीज परचेज कर रहा है, लेट्स से फर्नीचर परचेज कर रहा है किसी लोकेशन, ऐसे लोकेशन से जो लिमिट के अबव है। तो ऐसे केसेस में जब आप परचेज कर रहे हो तो हो सकता है जो सामने वाला फर्नीचर जो सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज द सप्लायर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मैंने बताया टोटल 3 पार्टी होती है, एक होता है ट्रांसपोर्टर, एक होता है बायर, एक होता है अपना सप्लायर। तो ऐसे केसेस में अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो डिफॉल्ट तौर पे या तो ट्रांसपोर्टर या तो बायर, दोनों में से कोई भी जीएसटी पे पोर्टल पे या फिर ई वे बिल पोर्टल पे जाके ई वे बिल जनरेट कर सकता है। बट ई वे बिल अगर लिमिट के अबव है तो डेफिनेटली उसको जनरेट करना इंपॉर्टेंट है, और एल्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्जम्पशन अंडर ईडब्ल्यूबी यानी कि कैसा होता है कि कोई केसेस में ना ई वे बिल मैंडेटरी या फिर जरूरत नहीं होती है, जैसे कि गुड बेस्ड, ऐसे कोई गुड्स हैं जिसका ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है किसी गुड्स पे, स्पेसिफिक गुड्स पे। लिमिट बेस्ड, लिमिट ऐसे कि प्रोडक्ट की वैल्यू एक लिमिट के ऊपर जाएगी तो ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है।
इफ इट इज बिलो देन दैट देन करना जरूरी नहीं है। उसी तरह से एक आता है डिस्टेंस, किलोमीटर का डिस्टेंस भी, अगर इसके बिलो है तो भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज अबव देन इट इज मैंडेटरी। और मूवमेंट बेस, मूवमेंट बेस यानी कि लोकेशन, जो मैंने बताया किलोमीटर की बात की मैंने। एग्जम्पशन गुड्स बेस, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपका जो है वो जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी एग्जम्प्टेड है। शेड्यूल 3 यानी कि ऐसे आइटम जो शेड्यूल 3 में फॉल करते हैं, जिसपे नॉन मैंडेटरी और एसेंशियल्स आइटम्स में आते हैं। और दैट इज शेड्यूल 3 वाले गुड्स। नॉन जीएसटी गुड जो हमने डिस्कस किया था, जैसे पेट्रोलियम होगा, जो जीएसटी में आते ही नहीं है। गुड्स इन एनेक्सर रूल 138, टोटल 8 आइटम में आप सर्च कर सकते हो। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, कार्गो कंटेनर्स जो खाली होते हैं, जो पूरे कंटेनर बॉक्स होती है। एम्प्टी गैस सिलेंडर एंड गुड्स एग्जेम्प्टेड इन स्टेट लिस्ट, और जो उस पर्टिकुलर स्टेट में, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर अगर मूवमेंट होगा और उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही कुछ गुड्स डिफाइन है कि नहीं नहीं इसके लिए अपने को ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट राजस्थान से गुजरात, राजस्थान में तो प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है कि ईवी बिल जनरेट नहीं करना है, बट अगर आपको माउंट आबू यानी कि राजस्थान से आपको अहमदाबाद यानी कि गुजरात में प्रोडक्ट सप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर हो गया, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट राजस्थान में ईवी बिल के लिए एग्जेम्प्टेड हो बट गुजरात के लिए वो कंपलसरी हो। तो इस केसेस में ये सप्लाई तो आपका इंटरस्टेट सप्लाई हो जाता हो, तो ईवी बिल तो डेफिनेटली जनरेट करना ही पड़ेगा। उसी तरह से आता है मूवमेंट बेस्ड नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस। नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस मतलब किसी मोटर व्हीकल के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं अगर कहीं दूसरे स्टेट जाता हूँ, वहां से एक लैपटॉप परचेज करता हूँ, मैं लेके चला आता हूँ, तो ऑब्वियस बात है मैंने लैपटॉप परचेज किया, लेके चला आया, तो उसके इसमें नॉन मूवमेंट मोटराइज कन्वीनियंस है, तो ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल, बाय कार्गो, शिपिंग कार्गो, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम कस्टम पोर्ट्स टू डेपो, ट्रांसपोर्ट बिटवीन कैंटीन्स, दैट इज अपना जो ये आर्मी कैंटीन होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेट, वेटमैन बैग, ट्रांजिट कार्गो, नेपाल भूटान, ट्रांजिट अंडर एमओडी कंट्रोल फॉर्मेशन। यानी कि मूवमेंट बेस की बात भी किया तो सर्टेन केसेस में जहां पे प्रोडक्ट मूवमेंट हो रहा है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपका ये चीज है कैंटीन, जैसे कि आप डिफेंस आर्मी के थ्रू कोई प्रोडक्ट अपना यहाँ पे ट्रांसफर करे, तो उस केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट, जैसे गुड्स की बात करें तो कौन कौन से गुड्स हैं, पेट्रोलियम, कैरोसिन, पोस्टेज, जो जीएसटी में फिलहाल अभी कवर्ड नहीं है। हाँ, ज्वेलरी, करेंसी, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो, कोरल अनवर्क, तो इस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। और लिमिट बेस, तो लिमिट बेस की बात करूं तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है आपका इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट। दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि विद इन सेम स्टेट। तो विद इन सेम स्टेट में रूल ऐसा है कि अगर आपका प्रोडक्ट विद इन सेम स्टेट में सेल हो रहा है और इनवॉइस की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट प्लस जीएसटी दोनों की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, दैट इज विद इन सेम स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो आपको कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना हो जाता है। इफ इट इज बिलो देन 1 लाख, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, देन इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी कि आप एग्जेम्प्ट हो, लेकिन चाहो तो आप जनरेट कर सकते हो। बट सेम केस गोज इन इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में ये 1 लाख रुपए से कम होके कितना हो जाता है, 50,000 रुपीज, एंड डिस्टेंस बिकम 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के ऊपर है तो डेफिनेटली आपको ई वे बिल जनरेट करना है। बट ये मैं बता रहा हूं 50 किलोमीटर। अब एग्जांपल ले लो आप, एक स्टेट ले लो, जयपुर। जयपुर राजस्थान में एक स्टेट है, सॉरी सिटी है, राजस्थान स्टेट का कैपिटल सिटी है। अब जयपुर से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा छोटा सा टाउन है, लेट्स से गोविंदपुरा। तो जयपुर से गोविंदपुरा के डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। एग्जांपल रफ फिगर ले रहा हूं डायरेक्टली मैं, 30 किलोमीटर। तो ऐसे केसेस में अगर प्रोडक्ट यहां से वहां पे मूवमेंट हो रहा है 30 किलोमीटर के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है तो उस केस में ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं है करने की। यस, यू आर राइट। बट अगर यही चीज मान लो, यही चीज एक छोटा सा सिटी है, लेट्स से राजस्थान का ही भरतपुर।
भरतपुर से बगल में है आगरा, तो भरतपुर और आगरा के बीच की डिस्टेंस एग्जाम्पल मान लो 40 किलोमीटर, बट भरतपुर पड़ता है राजस्थान में और आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश, दो अलग अलग स्टेट, लेकिन डिस्टेंस 40 किलोमीटर यानी कि बिलो 50 किलोमीटर। तो क्या इस केस में ई वे बिल जनरेट करना चाहिए या ऑप्शनल है? बिकॉज यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि जहां पे इंटर स्टेट बॉर्डर आ जाता है वहां पे आपको डिस्टेंस का लिमिट नहीं देखना है, बल्कि आपको ई वे बिल तो जनरेट करना ही पड़ेगा। तो मैंने बात की इनवॉइस वैल्यू, यानी कि इनवॉइस वैल्यू में टैक्स वैल्यू मिला के, दैट इज जीएसटी की वैल्यू मिला के 50,000 या फिर 1,00,000 रुपए के ऊपर होना चाहिए। इफ इट इज अबव 50,000 इन केस ऑफ इंटरस्टेट, and in case of intrastate if it is 1 lakh and above, then definitely you have to compulsory generate e-way bill. Okay, so types of e-way bill, एक तो सप्लायर या फिर रिसिपिएंट यानी कि बायर और सप्लायर जनरेट करता है, दैट इज पार्ट 1 फिलअप करते हैं वो ई-वे बिल का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टर भी फिलअप करता है। ट्रांसपोर्टर क्या फिलअप करता है मैं आपको केस के थ्रू बताता हूँ। ट्रांसपोर्टर को ये पता होता है कि जो प्रोडक्ट जाने वाला है वो कौन से व्हीकल से जाएगा और व्हीकल नंबर क्या होगा। एक जब सप्लायर या फिर बायर ई-वे बिल पोर्टल पे जाके ई-वे बिल जनरेट करते हैं, वहां पे दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में वो अपना डिटेल, दैट इज बायर का नाम, सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, डिस्टेंस, किलोमीटर, प्रोडक्ट का HSN कोड, वैल्यू, जीएसटी, एवरीथिंग दे पुट ओवर देयर पार्ट ए में। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का नाम डाल देंगे, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्टर आईडी। अब ट्रांसपोर्टर आईडी या फिर ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई कोई ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कोई कोई ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना सिंपल एक जाके पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर लेंगे और वो अपने आप को मार्क कर देंगे कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट का, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। और दूसरे वो होते हैं जिनका बिजनेस तो है लेकिन उन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं किया, तो उनको पोर्टल पे यानी कि ई-वे बिल पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है एज अ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर को क्या होता है, जब वो जनरेट जीएसटी में पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो उनको एक ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट होती है, वहां पे जीएसटी नंबर नहीं होता, उस केस में क्या होता है ट्रांसपोर्टर आईडी। तो पार्ट ए चाहे सप्लायर या फिर बायर दोनों में से किसी ने भी फिलअप कर दिया, तो पार्ट ए फिलअप करने के टाइम पे उन्होंने ट्रांसपोर्टर का नाम मेंशन कर दिया, ट्रांसपोर्टर का नाम यानी कि जीएसटी नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर आईडी। तो ट्रांसपोर्टर आईडी जो आने के बाद वो क्या होता है, वो ई-वे बिल जो होता है ट्रांसपोर्टर के लॉगिन पोर्टल में पॉपअप होना स्टार्ट हो जाता है कि दिस ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड बाय सो एंड सो पार्टी, आपका ये प्रोडक्ट जाने वाला है और डिस्टेंस इतना किलोमीटर है आपको। फिर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ट्रांसपोर्टर को आइडिया होता है कि प्रोडक्ट मेरा जाने वाला है, तो ये प्रोडक्ट कौन सी गाड़ी में लोड हो रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, वो ट्रांसपोर्टर ही फिलअप कर सकता है। तो ट्रांसपोर्टर वो गाड़ी का व्हीकल नंबर फिलअप करेगा एंड देन जाके पार्ट बी कंप्लीट होता है। पार्ट बी कंप्लीट होने के बाद ई-वे बिल के साथ प्रोडक्ट या फिर गुड्स वैन जो है वो निकलती है। When vehicle stop by for verification by roving squad, roving squad, अच्छा roving squad मैंने देखा है बीच में एक कुछ जगहों पे देखा कि गाड़ियों को रोक के फिलहाल चेकिंग की जा रही है, वहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ जो स्क्वाड होता है यानी कि जो टीम होती है उसको रोविंग स्क्वाड कहते हैं। तो वो एक तरह का ईडब्ल्यूबी, दैट इज वो थर्ड पार्ट हो गया टाइप्स ऑफ ई-वे बिल का। व्हेन व्हीकल स्टॉप बियॉन्ड 30 मीटर्स यानी कि उस केसेस में जहां पे अभी तक माल निकला ही लेकिन उससे पहले ही रोक दिया गया, तो उस केसेस में क्या हो गया, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया यानी कि टाइप्स ऑफ ई-वे बिल का डिफरेंट पार्ट। सो टाइप 1, टाइप 2, 3, 4। उसी तरह से आगे अगर बात करें तो ये लिमिट क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है ई-वे बिल की। तो ई-वे बिल जो भी आप जनरेट करते हो उसकी वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है। अब मान लो पार्ट ए आपने फिलअप कर दिया लेकिन पार्ट बी जो है ना वो ट्रांसपोर्टर फिलअप कर देता है, पार्ट फिलअप करने के बाद लेकिन माल लेके जाता ही नहीं है, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो है ई-वे बिल ऑटोमेटिक कैंसल या फिर एक्सपायर हो जाता है। तो उसकी लिमिट दी हुई है। लिमिट कैसे दी हुई है, नॉर्मल कार्गो। नॉर्मल कार्गो मतलब जो अपने प्रोडक्ट नॉर्मल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ट्रक में नॉर्मल तरह से लोड होकर आते हैं,
एक होता है ओवर डायमेंशनल, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो हैवी मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा रात को ट्रकें चलती है, भारी भारी 10-12 पहिए वाले ट्रक, बड़े बड़े हैवी व्हीकल जैसे कि कंटेनर को या फिर चीजों को लेके वो मूव करते हैं, तो वो ओवर डायमेंशनल कार्गो कहलाते हैं। नॉर्मल कार्गो मतलब अपनी नॉर्मल प्रोडक्ट्स, लेकिन ये ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो ट्रक पे इतनी भारी तरह से लोड होते हैं और खास करके रातों को चलते हैं, तो उनकी स्पीड देखी रहेगी आपने काफी कम होते हैं। तो अगर अगर डिस्टेंस बिलो 100 किलोमीटर तो वो एक दिन के लिए वैलिड होता है, बिकॉज 100 किलोमीटर पहुंचने में 24 घंटे से ज्यादा तो लगने वाले है नहीं। और सिमिलरली अगर ये हैवी मटेरियल यानी कि ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए है तो ये एक दिन वैलिड होता है 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर तक का माल जाएगा तो वो एक दिन के लिए वैलिड है। बट इन केस ऑफ अगर आपका 100 के ऊपर है तो 100 जितना बढ़ता जाएगा, 100 के 200 किलोमीटर है तो 2 दिन, 300 किलोमीटर है तो 3 दिन एडिशनल डे, यानी कि हर एक 100 किलोमीटर के पीछे आपका एक दिन ऐड हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हर एक 20 किलोमीटर के लिए आपका एक दिन ऐड होते जाता है। तो इस तरीके से उसकी लिमिट होती है, लेकिन जहां तक आइडिया है कि उसका 7 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, 7 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट तो डेफिनेटली पहुंच जाना चाहिए। बट सर्टेन केसेस में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद रीजन के साथ। हालांकि बीच में अभी बात चली थी आरएफडी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो अपने होते हैं फ्रीक्वेंसी को टैप करने के लिए कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है इसकी डिटेल्स, तो आरएफआईडी मतलब ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले थे, लेकिन अभी वो कहाँ तक बात पहुंची अभी तक वो हमें भी पता नहीं है। तो प्रोसीजर यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पोर्टल पे कैसे जाना है, पार्ट ए पार्ट बी फिलअप कैसे करना है और ये डे कैसे काउंट होता है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये डिस्टेंस जो है ना प्रोडक्ट का कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, आप अहमदाबाद से मुंबई लेके जाना चाहते हो तो मुंबई से अहमदाबाद की डिस्टेंस आप गूगल से सर्च करोगे तो वहां पे आपको 500 किलोमीटर लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि आपको मुंबई का जिस लोकेशन से माल निकल रहा है वहां का पिन कोड और जहां पर आपका प्रोडक्ट जाने वाला है वहां का पिन कोड, दोनों का पिन कोड आपको एंटर करना पड़ेगा। सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कि डिस्टेंस कितना किलोमीटर बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों की और भी क्वेरीज आती है। क्वेरीज में क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा परचेज किया जो सामने वाला पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऐसे केस में आपको खुद ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, क्योंकि आपको तो क्या मेंशन करना पड़ेगा उस केस में मेंशन करना पड़ेगा आपका जीएसटी डिटेल, लेकिन सामने वाला तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जीएसटी नंबर क्या डालें। आपने सेल किया, आप सेलर हो, आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपने अपना जीएसटी एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल सारा चीजें डाल दी। जब बायर का डिटेल फिलअप करने की बात आई तो बायर का नाम डाला, एड्रेस डाला, कॉन्टेक्ट डिटेल डाला, लेकिन जीएसटी, अरे जीएसटी क्या डाले, लेकिन बिना जीएसटी के वो तो आगे बढ़ने वाला ही नहीं है। और वहां पे कोई ड्रॉप डाउन ऑप्शन नहीं होता है कि यहाँ पे क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो जो लेट मी टेल यू, वहां पे एक स्पेसिफिक वर्ड डालना होता है जिस केस में आपका बायर या फिर आपका सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपको वहां पे ये वर्ड लिखना होता है यू फॉर यूनिवर्सिटी, आर फॉर राजस्थान, पी फॉर परवेज, यानी कि URP अनरजिस्टर्ड पार्टी। ये वर्ड आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने URD लिखा तो भी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वो कोडेड है, URP ही लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। तो अब बात करते हैं शिप टू बिल्ड टू मॉडल की। शिप टू बिल्ड टू मॉडल, हाँ ऐसा केसेस बहुत होते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये डिबेटेबल है और ये थोड़ा सा अंदर डिटेल में आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज एंड डिटेल वाइज, बहुत सारे लोग डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये समझने वाली बात है, यानी कि बायर एंड कंसाइनी कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि बायर कोई और हो सकता है और आपका रिसीवर कोई और हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट जिसने बाय किया प्रोडक्ट वहीं पे सप्लाई हो। तो हमने डिस्कस कर लिया कि इस केस में क्या टैक्स लगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा उस केस में। अब मान लो यहाँ पे मिस्टर बी को मिस्टर ए के पास से कोई ऑर्डर आया था तो उन्होंने बी को माल बेचा, माल का बेचा किसको, ए को, लेकिन ए ने बोला ठीक है भाई बिल मुझे भेज, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो तुझे भेजना पड़ेगा मिस्टर सी को। मिस्टर सी, अब वो मिस्टर सी जो है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर बी जो है वो
कौन कौन से स्टेट में हो सकते हैं, तीनों सेम स्टेट में हो सकते हैं, इनमें से कोई दो सेम स्टेट में हो सकता है, एक बाहर हो सकता है, या तीनों अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि जब बी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है सी के पास, प्रोडक्ट डिस्पैच यहां पर हो रहा है, शिप टू यहां पर जा रहा है, लेकिन बिल जो है वो ए के नाम से जा रहा है, बायर कंसाइनी, बिल टू शिप टू। तो ऐसे केसेस में बी जो है वो टैक्स तो कलेक्ट करेगा ए से, बिकॉज इसका टैक्स बेनिफिट तो ए को मिलेगा बिकॉज बिल के हिसाब से है। अब ये इसने बी ने ए को रेज किया है, दैट इज इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1। अब लेकिन अब मान लो ये दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, अदर देन स्टेट, यानी कि ए के अलावा कोई दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, तो ए को या फिर सेम स्टेट में भी है तो क्या हुआ, ए को सी के नाम पे भी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। यानी कि बी एक इनवॉइस रेज करेगा ए को, ए इनवॉइस रेज करेगा सी को, तो यहाँ पे बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट में दो इनवॉइस बनेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो मिस्टर बी जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और मिस्टर ए जो है वो गुजरात से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से बिल गया गुजरात में, आईजीएसटी का बेनिफिट मिला गुजरात स्टेटमेंट को, लेकिन प्रोडक्ट जो सप्लाई हुआ वो कर्नाटका बेंगलोर में हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में टैक्स बेनिफिट तो मिलना चाहिए किसको, कर्नाटका को। तो बी ने ए को रेज कर दिया, फाइन, दैट इज फाइन, बिकॉज ए को इनपुट टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि बी ने तो सेल किया रहेगा 100 रुपया प्लस जीएसटी यानी कि 18 रुपए का। तो ए ने जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट वो 100 रुपया प्लस जीएसटी में ही सेल करे, हो सकता है अपना मार्जिन 110 रुपया प्लस जीएसटी ऐड करे, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट वो दिखाना नहीं चाहता इसको। तो इस केस में बिल टू ए बी से गया माल ए के पास 100 रुपया प्लस जीएसटी, ए ने 110 रुपया प्लस जीएसटी के हिसाब से इनवॉइस रेज करेगा, तो अल्टीमेट टैक्स जो है वो आईजीएसटी का मिल जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट को। लेकिन अभी भी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बी इनवॉइस रेज करेगा तो वो आईजीएसटी लगाएगा, आईजीएसटी लगाएगा, तो जब उसका प्रोडक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है कर्नाटका और वो बिल रेज करेगा गुजरात में, तो वो बिल पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मेंशन करेगा, 24 या 29, 24 कॉल गुजरात, 29 कॉल कर्नाटका। अब जब बी जो है ना प्लेस ऑफ सप्लाई दिखा देगा क्या नाम है अपना यहाँ पे, तो आईजीएसटी तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन क्या ये सही है, आईजीएसटी तो टैक्स बेनिफिट तो अल्टीमेटली इसको मिल रहा है, लेकिन क्या ये सही है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी चीजें क्वेरीज है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को सजेस्ट क्या करते हैं कि प्लीज आप ज्यादा टेंशन में मत जाओ, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, एक काम करो, आप सिंपल बी से ए को इनवॉइस रेज कर दो और आप ई वे बिल रेज मत करो। बी जो है ना वो ई वे बिल रेज नहीं करता, बिकॉज वो रेज कर रहा है इनवॉइस ए को, लेकिन प्रोडक्ट पहुंचा रहा है सी को, ठीक है फाइन, बिल टू शिप टू, मैंने बोला आप बिल दे दो बिल टू शिप टू में, लेकिन आप ई वे बिल रेज मत करो, आप बोलोगे ए को जो है ना वो ई वे बिल रेज करने के लिए। अब ये ई वे बिल रेज करेगा, बोलेगा सप्लायर एंड रिसीवर, और वो यहां से लेके यहां तक माल पहुंचा देगा, सिंपल कहानी खत्म, वो इनवॉइस के साथ उसका प्रोडक्ट यहां से आ रहा है यहां पे जा रहा है, दैट्स इट, बिकॉज उसको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। हालांकि ये बहुत सारी चीजें डिबेटेबल है, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो सेम स्टेट हुआ तो क्वेरी अलग है, अलग अलग स्टेट हुआ तो क्वेरी अलग है। अब मान लो बी और ए एक ही स्टेट में होते हैं, बी जो है महाराष्ट्र, ए भी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के देता, लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है कर्नाटका, कर्नाटका में तो आईजीएसटी का बेनिफिट आना चाहिए, तो ए जो है वो टैक्स लगा के देगा, आईजीएसटी का यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं अगर पोर्टल आपको अलाउड नहीं कर रहा है तो ई वे बिल ए भी रेज करके दे सकता है फ्रॉम बी टू सी, वहां पे आईजीएसटी, बिकॉज ए तो आईजीएसटी के साथ इनवॉइस रेज करेगा। आप पोर्टल पे जब रेज करने जाओगे प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका दिखाओगे और सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाओगे, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में आप बोल सकते हो बी को, ए को बोल सकते हो कि सर आप यहाँ से इनवॉइस रेज कर दो फ्रॉम टू, और ये आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, आपका आईजीएसटी लग जाएगा बिकॉज आप इनवॉइस ही आईजीएसटी के साथ दे रहे हो। सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ और भी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, डोंट वरी। अगर आपके ऐसी कोई क्वेरीज है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात कर सकते हो या फिर हमें भी बता सकते हो, हम लोग भी आपके केस टू केस को, आपके क्वेरीज को अटेंड
कर सकते हैं, बट ये केस टू केस क्वेरीज डिपेंड करता है। तो ये वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की इतनी डिटेल में, ये वही चीज को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2, इनवॉइस 1 कौन रेज करेगा, इनवॉइस 2 कौन रेज करेगा, बिल टू शिप टू के कॉन्सेप्ट में। ये ई वे बिल का पोर्टल है, ये पार्ट ए है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन टाइप, दो तरह के ट्रांजेक्शन टाइप होते हैं, या तो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो या फिर इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो, आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर था सब टाइप, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, आपका स्टॉक ट्रांसफर, रिसिपिएंट नॉन नोन फॉर ऑन पर्पस, एग्जीबिशन के लिए, या फिर लाइन सेल यानी एजेंट को दे रहे हो, या कोई भी रीजन आपको बताना पड़ेगा कि मैं किस रीजन के लिए प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ। आपका डॉक्यूमेंट टाइप या डिलीवरी नोट है, टैक्स इनवॉइस है, या फिर स्टॉक ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको मेंशन करने, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे फ्रॉम पार्टी यानी कि प्रोडक्ट कहाँ से जा रहा है, टू प्रोडक्ट किसको जा रहा है, और फ्रॉम पार्टी का एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका प्लेस, और टू पार्टी किसको जा रहा है उसका एड्रेस डिटेल, और यहाँ पर आता है स्टॉक डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, उसका एचएसएन कोड, उसका क्वांटिटी कितनी, उसका रेट कितना, उसका टोटल अमाउंट कितना, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर ये पार्ट ए होने के बाद यहाँ पे पार्ट बी आता है, ट्रांसपोर्टर का नाम, उसका डिटेल, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टर का नाम, उसका आईडी या फिर उसका जीएसटी नंबर, आईडी इज कॉल्ड जीएसटी नंबर, और कौन से डेट को प्रोडक्ट जाएगा वो अपने को फिलअप करना है। पार्ट बी जो है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो पार्ट ए तक का। पार्ट बी यहाँ पर आता है जहाँ पे व्हीकल नंबर एंटर करना है। ये व्हीकल नंबर कौन एंटर करेगा, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर एंटर करेगा। अगर आपको पता है तो आप भी एंटर करके सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ई वे बिल जनरेट हो जाता है। ई वे बिल में यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाता है, ई वे बिल नंबर वैलिडिटी के साथ में, मतलब कितने दिन का वैलिड है वो भी आ जाएगा। ये आ जाएगा ई वे बिल डेट, टाइम कब बनाया, जनरेट किसने किया, वैलिड फ्रॉम कब से लेके कब तक का वैलिड है, यानी कि 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक का वैलिड है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कितना किलोमीटर कवर होता है। जीएसटी इन ऑफ रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पे करनी है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस चालान नंबर क्या है, वैल्यू कितनी है गुड्स की, दैट इज 1000 रुपीज है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो जनरेट करो या फिर मत करो। एचएसएन कोड क्या, आपने प्रोडक्ट सप्लाई किया, यहाँ पे आउटवर्ड किया या इनवर्ड किया, वो भी यहाँ पे दिख जाता है। देन आफ्टर आता है पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का नाम, डिटेल, उसका व्हीकल नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो ये पार्ट बी जो है इसका प्रिंट करके आपको इनवॉइस के साथ अटैच करना होता है। बात आती है पेनल्टी फॉर नॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल। यस, ई वे बिल अगर जनरेट नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट सीज कर लिया जाएगा, आपको फाइन लगाया जाएगा। अलग अलग चीजें की हैं, विच एवर इज ग्रेटर यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि 10,000 रुपीज की फ्लैट पेनल्टी है, या फिर टैक्स अमाउंट भी है, या फिर आपका प्रोडक्ट सीज कर लिया जाएगा, या फिर आपको बुलाया जाएगा, आपको कन्फ्यूज किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा, आपको प्रोडक्ट सीज कर लेंगे। अलग अलग चीजें हैं अलग अलग सेक्शन के मुताबिक। बात आती है पेनल्टी में, अगर बात करूं सेक्शन 125 पेनल्टी ऑफ 1000 आईजीएसटी या फिर 500 + 500 सीजीएसटी एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रास्टेट। जैसे अगर आपने छोटे छोटे मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ स्टॉक आइटम का नाम गलत कर दिया, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट एचएसएन कोड, अगर प्रोडक्ट का नाम गलत हो गया, एरर इन पिन कोड, जिससे आपने डिस्टेंस गलत कैलकुलेट किया, अगर आपने पिन कोड गलत डाला तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस भी गलत कैलकुलेट होगा। एरर इन द एड्रेस ऑफ कंसाइनी, अगर आपने सामने वाली पार्टी का एड्रेस गलत डाला जो मिसलीडिंग था एड्रेस, जो कि एक्चुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एरर इन 1 और 2 डिजिट ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया आपने। एरर इन 4 और 6 डिजिट लेवल ऑफ एचएसएन कोड, अगर आपने एचएसएन कोड गलत डाला तो ऑब्वियस बात है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। एरर इन 1 और 2 डिजिट कैरेक्टर ऑफ व्हीकल नंबर भी गलत डाला। तो ये सारे केसेस में आपको फ्लैट 1000 रुपीज का आईजीएसटी अगर केस है, इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है, तो ये फ्लैट आपको इतने इतने रुपए का पेनल्टी पे करना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्म्स फॉर द इंस्पेक्शंस। अब इंस्पेक्शन यानी कि ये इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, पूरा फ्लो कैसे होता है, वो आगे हमने एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है, लेकिन यहीं पे हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि मूवमेंट यानी मूवमेंट 1 का फॉर्म जो रहता है वो ऑब्वियस बात है गुड्स एंड कन्वीनियंस, यानी कि मूवमेंट 1 यानी कि ई वे बिल का फॉर्म्स रहता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग मूवमेंट 1 बोलते हैं, जिसमें टैक्स इनवॉइस हो गया, ई वे बिल डिटेल हो गया, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट अटैच होती हैं, जो ऑनर के पास भी होता है, या फिर जो माल लेके जा रहा है ड्राइवर उसके पास भी होता है, या फिर पर्सन इंचार्ज जो भी इंचार्ज है उस गाड़ी का उसके पास होता है। अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऑर्डर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं गुड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, दैट इज अंडर ये मूवमेंट फॉर्म नंबर 2 होता है, दैट इज ये कौन इश्यू करता है, ऑफिसर फॉर इंस्पेक्शन, जिसके पास होता है ये
ऑफिसर फॉर इंस्पेक्शन कहलाता है। फिर ऑर्डर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द इंस्पेक्शन, अगर वो लोग को टाइम बढ़ा के लेना है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए इसका इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो जुडिशियल कोर्ट से या फिर एडिशनल कोर्ट से जाके वहां से ऑर्डर ले सकते हो। दैट इज मोमेंट 3। फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, फिजिकल वेरीफाई करने के बाद रिपोर्ट क्या होती है, ये इंस्पेक्टिंग ऑफिसर या फिर कॉपी टू ऑनर सबमिट कर दिया जाएगा। रिलीज ऑर्डर जो भी रहेगा, जो भी प्रोडक्ट को रिलीज करना है या फिर आगे बढ़ना है। ऑर्डर फॉर डिटेंशन अंडर सेक्शन 129 फॉर CGST SGST, अगर डिटेन करना है। नोटिस अंडर सेक्शन, यानी कि अगर टैक्स पेनल्टी लगानी है तो भी इंस्पेक्टर ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि ये आपको टैक्स पेनल्टी लग रही है। बॉन्ड फॉर प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स, अगर किसी तरह का आपको प्रोडक्ट लेके जाना है लेकिन इतने रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो मोमेंट 8। ऑर्डर फॉर डिमांड ऑफ टैक्स पेनल्टी। नोटिस फॉर कन्फिक्सेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मोमेंट 11 फॉर ऑर्डर ऑफ कन्फिक्शन एंड द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड ऑफ द टैक्स फाइन पेनल्टी। सो इतने सारे मोमेंट, यानी कि एक जब इंस्पेक्शन होता है तो डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते हैं 1 to 11। ये पूरा का पूरा चार्ट है कब कैसे यूज होता है। जैसे ऑफिस अपार्टमेंट है, उनको मालूम पड़ा कि एक हमें एक कन्वेंस या फिर लॉट निकल रहा है, वो तो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर के पास मोमेंट 1 का गुड्स का डॉक्यूमेंट होगा, पूरा वेरीफाई करेंगे, फिर वो ऑर्डर इशू करेंगे कि हमें आपका प्रोडक्ट मूवमेंट का चेक करना है। उसके बाद से रिपोर्ट हम लोग पार्ट ए चेक करेंगे ईवी बिल का। अगर इफ इट इज बियॉन्ड अबाउट 33 डेज जा रहा है, यानी कि 3 दिन के ऊपर जा रहा है टाइम, तो लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल कोर्ट से, एडिशनल कोर्ट से, कि हम लोग को प्रोडक्ट डिलीवरी चेक करने के लिए 3 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। अब उसके बाद से ऑर्डर मिलने के बाद अगर 3 दिन से कम है या फिर ज्यादा है, तो भी ऑर्डर मिलने के बाद वो पूरा का पूरा मोमेंट 4 और पार्ट बी दैट इज ईवी बिल का ट्रांसपोर्ट का डिटेल पूरा का पूरा वेरीफाई करेंगे। ऑर्डर फॉर डिटेंशन, नोटिस, डिमांड, ऑर्डर फॉर डिमांड एंड नोटिस पोर्टल, रिलीज ऑर्डर, बॉन्ड, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स है। लास्ट में अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ऑर्डर ऑफ द कन्फिक्शन, मोमेंट 11। यानी कि ये पूरा का प्रोसीजर फॉलो करते करते फिर जाके जब सारा का सारा चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन। डिटेंशन, यानी कि आप डिटेन कर सकते हैं, आपको किस केस में डिटेन कर सकते हैं, जैसे कि उस केस में क्या होगा, वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट और एनी गुड्स और स्टोर एनी गुड्स while they are in transit in the contravention, क्या contravention liable to detain or the seize after detention or seizure shall be released on the payment। मतलब अगर उनको कुछ डिटेन किया जाता है, प्रोडक्ट को सीज किया जाता है किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से, तो वो नीचे दिए हुए 2 केसेस में या तो 2% टैक्स भरो या फिर 25,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, या फिर पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स। इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 2% भरना या फिर 25,000। यानी कि अगर आपका इस केस में कुछ विलफुल रॉन्ग की वजह से अगर डिटेन किया गया है तो 100% टैक्स का पेनल्टी है। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 2% है, या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर ऑन द पेमेंट, दैट इज ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी पे करना पड़ेगा आपको। एंड इन केस ऑफ डज नॉट वॉलंटरी, अगर डज नॉट वॉलंटरी है तो इन केस ऑफ 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट, और इफ इट इज एग्जेम्प्टेड गुड्स 5% और 25,000। अपॉन फर्निशिंग ए बॉन्ड, बैंक गारंटी, अगर बैंक गारंटी या फिर इस चीजें मिलती है तो ही जाके आपको बॉन्ड देते हो या फिर बैंक गारंटी देते हो, तो जाके आपका प्रोडक्ट अनसीज किया जाएगा, आपको वापस लौटा दिया जाएगा फॉर फर्दर डिलीवरी। फेलियर टू पे टैक्स पेनल्टी विद इन 14 days अगेंस्ट ऑर्डर फॉर डिटेंशन अंडर 129 विल अट्रैक्ट द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अगर आपने 14 दिन के अंदर पे नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो अंडर सेक्शन 129 में डिफाइन है कि आपको बुला लिया जाएगा, फिर आपके प्रोडक्ट जो भी रहेंगे उसको स्टोर कर लिया जाएगा, फिर उस पर आपका कोई राइट्स नहीं बनेगा, डिफरेंट प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज लेटर ऑन। तो वो तो बात की बात हो गई, लेकिन आई एम श्योर कि अगर ऐसा होता है तो आप पे कर दोगे। Use any conveyance means for transport of the carriage of goods in contravention unless owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or the conveyance of the owner himself, his agent if any, and the person in charge for the conveyance। अगर मतलब ये हो गया कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, वो प्रूव कर दिया कि नहीं हमें नहीं मालूम था इस मैटर में क्या है, ये तो सारा ट्रांसपोर्टर ने गड़बड़ की है, तो उस केसेस में भी आपका प्रोडक्ट छोड़ दिया जाएगा, लेकिन विथ रीजन के साथ अगर जस्टिफिकेशन होगा तो ही। रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी जिसके पास है, जीएसटी दैट इज जो जीएसटी होल्डर है, चाहे वो सप्लायर बायर कोई भी हो, तो उनको तो जीएसटी में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर है तो उनको तो बाय डिफॉल्ट कंपलसरी जीएसटी में रजिस्टर करना ही करना है, बिकॉज एक तो हो सकता है जो जीएसटी होल्डर ट्रांसपोर्टर हो, एक नॉन जीएसटी होल्डर ट्रांसपोर्टर हो, दोनों को रजिस्टर करना पड़ेगा। उस केस में दोनों को ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर आता है। जीएसटी अगर ट्रांसपोर्टर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर है उसका ट्रांसपोर्ट आईडी नंबर बन गया, और जो नॉन जीएसटी ट्रांसपोर्टर है वो रजिस्टर करेगा तो उसको एक ट्रांसपोर्ट आईडी जनरेट होकर मिल जाएगी,
और फॉर नॉर्मल सिटीजन जैसे कि हम लोग हैं, मुझे जयपुर से मुंबई के लिए अपना घर का फर्नीचर शिफ्ट करना है, तो उसके इसमें भी हम अपना ई वे बिल रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर नॉर्मल सिटीजन के लिए भी है, बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा ट्रांसपोर्टर वो काम कर देता है। बिकॉज वी आर कॉमर्स, हम लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो हमें मालूम है ई वे बिल टैक्स मैकेनिज्म होता क्या है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि अच्छा ये ई वे बिल होता है क्या, इसका प्रोसीजर क्या है। तो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली वो उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ई वे बिल के पोर्टल पे जाना होगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ई वे बिल फॉर रजिस्टर, दैट इज फॉर बिल रजिस्ट्रेशन फॉर नॉर्मल जिसके पास जीएसटी है, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर, ई वे बिल फॉर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिसके पास जीएसटी नंबर, वो जीएसटी नंबर डालेगा, कैप्चा डालेगा, अपना डिटेल फिलअप करेगा, एड्रेस पूरा डालेगा। तो ये एड्रेस ये पूरा डालने के बाद होता है क्या है कि जब एक पार्टी जब ई वे बिल जनरेट करती है तो आपका जीएसटी नंबर डालेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है आपका एड्रेस, पिन कोड, ये जीएसटी मतलब बाकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। वहां पे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने जीएसटी में पोर्टल पे जाके, ई वे बिल पोर्टल पे जाके अपना क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने से ये हो गया कि वहां पे जैसे ही आपका जीएसटी नंबर एंटर किया जाएगा, आपके सारे के सारे डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया रहेगा तो ऑब्वियस बात है उसको टाइप करके हर एक डिटेल डालनी पड़ेगी, दैट इज अलग केस। तो यहाँ पे आ गया, अगर ये ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर को सिलेक्ट स्टेट, पैन नंबर, ट्रेड नेम, पैन नंबर के साथ आपका लीगल नेम क्या है, आपका स्टोरेज क्या है, आपका बिजनेस किस तरह का सा है, आपका जो ऑनर है उसका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल रजिस्टर करनी पड़ती है, तो जाके उसको एक अपना ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर मिलता है। तो ये सब होने के बाद आप अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। चाहो तो अपना ई वे बिल कैंसिल भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। लेकिन ये ई वे बिल होता क्या है, मोटे मोटे तौर पे हमने वो सारी चीजें इस वीडियो में देख ली, समझ ली। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में ई वे बिल पोर्टल पे जाके जनरेट करना, वो सब चीजें करना, वो सब चीजें तो हमने जो अपने प्रैक्टिकल कोर्सेज है उसमें हमने डिस्कस किया है, कवर किया है। लेकिन थियोरेटिकल लेवल पे एक आप अकाउंटेंट हो, आप एक पर्सन इंचार्ज हो, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है क्या, और ये कब और क्यों कंपलसरी है, कैसे कंपलसरी, इसके पीछे डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बिकॉज क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट केस स्टडीज वाइज होते हैं, इंडस्ट्री वाइज होते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी हम अटेंड करेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम डेफिनेटली सुनेंगे, समझेंगे। उसके लिए हमारा ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप हमें जो भी फीडबैक है, आपकी जो भी क्वेरीज है, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर ऐसा लगा कि कॉम्प्लिकेटेड है तो हम डेफिनेटली अपनी टैक्स कंसल्टेंट टीम, अपनी सीए टीम के साथ बैठ के उस पर क्वेरी डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली उसको रिवर्ट बैक करेंगे। सो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, दैट इज जीएसटी के अगले टॉपिक पे, जो कि आपका सीक्वेंस में अगला टॉपिक होगा। वहां पे मिलते हैं। टिल द टाइम, बाय, थैंक यू।